हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, हम फिर से आ गए हैं चैप्टर 3 पढ़ने के लिए। एक बार फिर से पार्ट 6। पिछले लेक्चर में पार्ट 5 में हमने थोड़ा सा पढ़ा था आयनिक रेडियस के बारे में। मैंने बताया था कि आयनिक रेडियस में आयन बनता कैसे है, ठीक है। और ये भी बताया था कि आयन बनने से वो अनायन या कटायन बनेगा। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा करने पे एटम के कंपेयर पे उसका साइज बढ़ता है या कम होता है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। चलो एक बार उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का हमारा ऑर्डर क्या निकल के आया था? अनायन, अनायन, अनायन सबसे बड़ा आता है। उसके बाद क्या आता है? एटम, एटम के बाद कटायन। क्यों अनायन क्यों बड़ा आता है? क्यों बड़ा आता है सबसे अनायन? क्योंकि देखो, अनायन के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम के कंपेयर में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगी। अब देखो एक चीज नोट कर लो, क्या सॉरी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर बढ़ेगी तो एटम का साइज बड़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर ज़्यादा होगी तो एटम का साइज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो एटम का साइज कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर अनायन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ रही है। किससे ज़्यादा हो गई है? न्यूक्लियर चार्ज से। न्यूक्लियर चार्ज से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो गई है, इस वजह से इसका जो रेडियस निकल के आया है वो बड़ा होगा एटम के कंपेयर में। उस एलिमेंट का जो एटम होगा उससे उसका अनायन, उस एलिमेंट का अनायन बड़ा साइज का होगा। चलो अगले पे आता है। सबसे छोटा हमारा क्या आया था? कटायन। अच्छा, कटायन सबसे छोटा क्यों आया था? कटायन हैव वन लेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनायन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कटायन पे पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को जब उसने अपने शेल से, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कटायन बना। वो जो एक इलेक्ट्रॉन निकला, उस वजह से जो नेट न्यूक्लियर चार्ज होगा ना एटम का, वो ज्यादा हो जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। अभी मैंने बोला अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगी तो साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी तो साइज घटेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है न्यूक्लियर चार्ज से तो रेडियस कैसा हो जाएगा? छोटा। रेडियस इज स्मॉलर देन द एटम। अच्छा, इधर हमारे पास दो क्वेश्चन है। इसको चाहो तो पॉज करके खुद ट्राई कर लो, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। इधर हमको इनको अरेंज करना है। पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 1, इसको हमको अरेंज करना है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन नेगेटिव, 3 है। इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस के बेसिस पे। क्या लिखो? इधर लिख देता हूँ सॉल्यूशन। देखो इधर तो सीधा सीधा हमको पता लग रहा है, एटम, एटम का कटायन, एटम का अनायन। तो कैसा ऑर्डर हो जाएगा? H नेगेटिव, उससे बड़ा, सबसे बड़ा H नेगेटिव, फिर H, देन H पॉजिटिव, यही आया। अच्छा, दूसरा, दूसरा ट्राई करना है। पॉज करके ट्राई कर लिया करो एक दो बार। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इधर जो हमारा बेस है एलिमेंट, वो नाइट्रोजन है, सेम ही है। नाइट्रोजन -1 भी है, नाइट्रोजन -2 भी है, और नाइट्रोजन -3 भी है। चलो देखो, जैसे जैसे इसमें से नाइट्रोजन ले लो, पहले इधर मान लो एक मैंने नाइट्रोजन भी ले लिया। नाइट्रोजन के अंदर कुछ न्यूक्लियर चार्ज है, कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। मैंने उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन, उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। नाइट्रोजन -1 बन गया, अनायन बना पहला। ये सेकंड अनायन, ये थर्ड अनायन, ठीक है। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा उसके अंदर उसका अनायन में क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगी, यानी कि उसका साइज बढ़ता रहेगा। इधर जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ता जाएगा, और इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगी, जिससे उसका साइज बढ़ता रहेगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा? N3 नेगेटिव, देन N2 नेगेटिव, देन N नेगेटिव, ठीक है। तो इधर लिख देता हूं मैं, हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये हो गया। तुमको क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोलेगा, सीधे सीधे अरेंज करने को बोल देगा, ठीक है। तो तुम उसको अरेंज कर देना एनर्जी वाइज कि किसके अंदर किसका साइज ज्यादा है, किसका कम। अगले टॉपिक पे आ जाता है। अगला टॉपिक है हमारा ट्रेंड इन आयनिक रेडियस। अब पीरियोडिक टेबल में सारे जो एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस को छोड़ के सब अपने अपने आयन्स बनाते होंगे, कोई +1 कोई -1, ठीक है। अनायन कटायन बनाते होंगे अपने अपने। अगर वो अपना अनायन बना रहे हैं, अपना कटायन बना रहे हैं, एक आयन बन रहे हैं, तो उनके एटम के कंपेयर में उनका साइज छोटा या बड़ा होगा, ठीक है। तो हम इसका रेडियस का उसका ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड इन आयनिक रेडियस, कि एक आयनिक रेडियस जब मैं किसी एलिमेंट का देख रहा हूं तो उसका ट्रेंड कैसा होगा अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप। अच्छा, हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं? अलोंग द पीरियड देखते हैं और डाउन द ग्रुप देखते हैं रेडियस का ट्रेंड, ठीक है।
बचपन से पढ़ते हुए लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रेडियस कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, एटॉमिक रेडियस कम होगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। बचपन में हमको पढ़ाया जाता है लेफ्ट से राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज उससे ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज विंस, न्यूक्लियर चार्ज जीत जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बड़ा आया तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। डाउन द ग्रुप जब जाते हैं एक नया शेल ऐड होता था, बचपन में हमको ये बताया गया था, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने में जो नया शेल आया है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाती है, ठीक है। इस वजह से जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल ट्रेंड हो गया। बचपन से पढ़ता आया वो वही ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें एक डिफॉल्ट है, क्या, ये जो हमारा ट्रेंड है सिर्फ तभी नॉर्मल ट्रेंड की तरह बिहेव करेगा आयनिक रेडियस का ट्रेंड जब तक जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं उनके ऊपर अनायन या कटायन का जो चार्ज है, उनका जो चार्ज है वो सेम रहे, ठीक है। जैसे इधर भी देख सकते हो n नेगेटिव, n2 नेगेटिव, n3 नेगेटिव, ऑल दो एलिमेंट सेम है लेकिन अनायन का चार्ज बढ़ रहा है, इस वजह से इसका रेडियस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इधर एक एग्जांपल दे रखा है डाउन द ग्रुप के लिए, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, ठीक है। इन तीनों के ऊपर कटायन का कैसा चार्ज है, +1 +1 +1, तो इनका नॉर्मल ट्रेंड जो होगा डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ा हुआ हमको शो होगा। लेकिन अगर चार्ज चेंज होगा तो हम चार्ज के ऊपर जाएंगे, जिसका सबसे ज़्यादा चार्ज नेगेटिव में उसका सबसे ज़्यादा बड़ा साइज, जिसका सबसे ज़्यादा चार्ज पॉजिटिव में उसका सबसे छोटा साइज, ठीक है। इतना हो गया, नोट कर लिया। चलो नया टॉपिक देखो, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज। क्या, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज। अब इसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकता है, यह होती क्या है आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज। देखो डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, मैं 3-4 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन इधर दे रखा है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम, इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं सबके, ठीक है। पर एक ऐसी कंडीशन जब ये अपने अपने आयन्स बनाए और इनके इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है ना, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन अब है आयन बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम आ जाए, ठीक है, तब उसको बोलूंगा क्या मैं, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज है वो, ठीक है। एक एग्जांपल तुमको इधर दे रखा है, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन 7, फ्लोरीन 9, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। पर जब ये अपनी आयनिक स्टेट में होगा, ऑक्सीजन नंबर 8 यानी इलेक्ट्रॉन का काउंट भी 8, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको प्रोवाइड करवा दिए, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना मैं इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करवा दिए, 8 पहले थे, कितने हो गए टोटल 10, इसमें भी 10, कितने हो गए 10, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन गया 10, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए 10। तो मैंने देखा क्या, इन सभी एलिमेंट के आयनिक फॉर्म में, जब ये आयनिक फॉर्म में थे अपने, तब इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैंने बोला ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज। आइसोटॉपिक, आइसो बारिक वगैरह थे, ठीक है, वैसे ही ये आया है आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज। अब मेरे से पूछा गया कि इनका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि देखो हम डिटरमाइन कहाँ कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन नंबर पे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कैसी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जिसमें ज्यादा उसका क्या साइज भी बढ़ा, लेकिन इधर तो इलेक्ट्रॉन के नंबर ही सेम हो गए। अब मैं इनका ऑर्डर कैसे बताऊं, तो याद करो मैं ये चीज भी बोलता हुआ आया हूं कि न्यूक्लियर चार्ज जिसमें कम उसका साइज बड़ा, न्यूक्लियर चार्ज जिसमें ज्यादा उसका साइज छोटा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा तो न्यूक्लियस अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और उसका साइज श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज को हम किससे डिटरमाइन करते हैं, किस तरीके से पता कर सकते हैं, जितना उसका नंबर होगा उतना ही तो उसका न्यूक्लियर चार्ज हो सकता है ना, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हमको सॉल्यूशन के लिए एक चीज मिली, क्या, जो साइज होगा वो हमारा, जो एटॉमिक रेडियस होगा उसका, जो एटम का जो साइज होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके एटॉमिक नंबर के। क्यों, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। अच्छा, ये रिलेशन मिल गया हमको किसके लिए, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज के लिए। ये रिलेशन कब यूज करोगे, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज के लिए, सिर्फ और सिर्फ आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज के लिए। क्यों, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है, जिस वजह से हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को नहीं काउंट कर सकते। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर ही सेम है तो रिपल्शन भी सेम ही आएगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो Z से डिटरमाइन हो सकता है, उसके एटॉमिक नंबर से डिटरमाइन हो सकता है, वो अब भी हमारे पास है।
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइड के। तो इसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा, सबसे छोटा किसका है, साइज, जिसका नंबर सबसे बड़ा, जिसका नंबर सबसे बड़ा उसका साइज सबसे छोटा, जिसका नंबर सबसे छोटा उसका साइज सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या है, N3 नेगेटिव, उसके बाद O2 नेगेटिव, उसके बाद F नेगेटिव, उसके बाद सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ये निकल के आएगा ऑर्डर। ठीक है, आगे ये बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूँ, घर पे ट्राई करना। मेरे को इन 3 एलिमेंट्स को अरेंज करके कमेंट में बताना क्या सॉल्यूशन है। चलो अब आते हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अभी हमने आयनिक रेडियस में पढ़ा, क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को हम या तो दे सकते हैं एटम को, वो एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करा अनायन बन जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यानी कि कटायन बन जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी उस एक इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए या एटम के वैलेंस शेल में डालने के लिए भी तो हमको एनर्जी लगेगी, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है यहाँ पे वो होती है हमारी क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, या यूँ बोल दूँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या यूँ बोल दूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेम चीज़ होती है। अभी हम पढ़े हैं पहले आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। रिमूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं वैलेंस शेल से, ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू इन्फिनाइट। ठीक है, पहली चीज तो ये देख लो कि हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो ये क्या बना होगा हमारा, किस चीज के लिए है ये, कटायन के लिए। एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो कटायन बना। ठीक है, उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको कुछ सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी देनी है वो एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एटम को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी कटायन बनाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इधर 4 टर्म्स है, आइसोलेटेड, न्यूट्रल, गैसियस एटम टू इन्फिनाइट। अब ये क्या है, देखो हमको आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर मेरे को निकालनी है एनर्जी, तो एक एटम की निकालनी पड़ेगी। एक एटम की निकालनी है तो उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, उसको अकेला कर देना। ठीक है, कोविड में ये वर्ड तो सीख ही लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आइसोलेट कर दिया हमने एक एटम को कहीं पे, उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाई, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जितनी एनर्जी हमने उसको सप्लाई करी उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो हमारी क्या बन गई, आयनाइजेशन एनर्जी। जब हमने उसको आइसोलेट करा, ठीक है, आइसोलेट हम कब कर सकते हैं किसी एटम को, किसी भी एलिमेंट को आइसोलेट कब कर सकते हैं, जब वो सॉलिड में हो, जब वो लिक्विड में हो, नहीं। क्यों, क्योंकि वो एटम्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं सॉलिड या लिक्विड फेज में। हम आइसोलेट करते हैं गैसियस फेज में, गैसियस एटम को कर सकते हैं। क्यों, गैसियस फॉर्म में पहले ही जो एटम्स हैं हमारे, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है, बहुत दूर होते हैं, तो उनको आइसोलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। अब इधर आ जाता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मतलब है, देखो अगर कोई एटम ले रहा हूँ मैं, उसके ऊपर पहले से ही कोई चार्ज है, ठीक है, मतलब उसमें से मैं एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूँ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। अब न्यूक्लियर चार्ज जो है एटम्स को अपने पास खींच लेगा। अब मेरे को जब एनर्जी देनी है अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो न्यूट्रल नहीं है, उसके ऊपर चार्ज है, एक और एटम निकालना है, तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइटली होल्ड कर पाएगा। ठीक है, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, इसलिए हम न्यूट्रल लेते हैं, ताकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने की आयनाइजेशन एनर्जी हमारी करेक्ट है। जो रिएक्शन निकल के आती है कैथोड बनाने के लिए, कुछ ऐसी ही होती है। मेटल ले लिया मैंने कोई, उसको हीट प्रोवाइड करवाई, हीट की वजह से वो H+ इलेक्ट्रॉन में टूटा। अच्छा, अब देखो यूजुअली ये हीट हमारी केमिकल फॉर्म में, हमको केमिकल रिएक्शन जब होती है तो मिल जाती है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी तो, ठीक है। लेकिन जहाँ ये ना निकले वहाँ हमको हीट सप्लाई करनी पड़ सकती है। अच्छा, ये जो हीट के साथ मैंने डेल्टा लगा रखा है, डेल्टा H, याद है डेल्टा H, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, नहीं पढ़ी, 10th में तो पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखो डेल्टा H जो होता है वो वही हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। ठीक है, डेल्टा H जितनी एनर्जी जब मैं मेटल को प्रोवाइड करवा दूंगा,
तब वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देगा, ठीक है। ये जो डेल्टा एच है इसको मैं क्या बोलता हूँ, एंथैल्पी। इसलिए तुमको आयनाइजेशन एनर्जी की जगह आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकता है। एंथैल्पी मतलब हीट एनर्जी होता है, ठीक है। ये जो एंथैल्पी है, ये जो हीट एनर्जी है, या यूं बोलूं एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो किस फॉर्म में हम सप्लाई करेंगे, वो किस फॉर्म में हम सप्लाई करेंगे, हीट एनर्जी में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एनर्जी जो हमने सप्लाई करी, केमिकल रिएक्शन से हमने करी या फिर हीट से करी, किसी भी फॉर्म से करी, जो एनर्जी हमने दी उसको केमिकल फॉर्म में, वो दो टाइप की हो सकती है। जो हमारी एंथैल्पी है वो हमारी दो टाइप की होती थी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। नाम तो सुना ही होगा, ठीक, बड़े बड़े नाम ये, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बाहर फेंकना, ठीक है, एनर्जी को आउट कर देना। और एंडो का मतलब क्या होगा, इन करना, एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। थर्मिक मतलब होता है एनर्जी, हीट को बाहर फेंक रहा है यानी कि एनर्जी निकाल रहा है, हीट को अंदर ले रहा है यानी कि एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। हीट बाहर फेंकेगा तो डेल्टा एच जो है वो हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव। हीट को एक्सेप्ट करेगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव एंडोथर्मिक है, एनर्जी बाहर फेंक रहा है, तो हमारी रिएक्शन कुछ ऐसी बन के आएगी। मेटल है, मेटल को मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इलेक्ट्रॉन आया, अब देखो मान लो एक कमरा है जो पूरा भरा हुआ है, मान लो भूसे से पूरा भरा हुआ है, तुमको उसके अंदर कोई सामान रखना है, तो उस सामान जितना तुमको मास या वेट उधर से हटाना पड़ेगा, उतना स्पेस हटाना पड़ेगा, है ना, उस भूसे को बाहर निकालना पड़ेगा। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को अंदर डालना चाहता हूँ तो इसको कुछ बाहर भी देना पड़ेगा, वो बाहर क्या आया हमारा, एनर्जी, ठीक है। किस फॉर्म में आ सकती है, हीट फॉर्म में आ सकती है, ठीक है यार, ठीक है, हीट फॉर्म में आ सकती है। एनर्जी जब बाहर आएगी, सिस्टम से बाहर निकली, सिस्टम ने एनर्जी दी है, तो वो कैसी होगी, नेगेटिव, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगर हम एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, हम एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, तो वो क्या होगी, एंडोथर्मिक, और कैसा आएगी, पॉजिटिव आएगी। तब हमारी रिएक्शन बनेगी मेटल, हीट हमने उसको प्रोवाइड करवाई, हीट के बदले में उसने हमको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अच्छा, जो ये एनर्जी निकली, जो हमारी एंथैल्पी आई इलेक्ट्रॉन को अंदर डालने के लिए मेटल के एटम के, या फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसके लिए कोई यूनिट भी होगी। ये जो एंथैल्पी है इसके लिए कुछ यूनिट भी होगी, इसकी यूनिट होती है, यूनिट होगी क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर मैं बोल सकता हूँ किलो जूल पर मोल। अब अगर तुमको कहीं पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे और तुमको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ जाए, या किलो जूल पर मोल दे दे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो इधर देख लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा 96 किलो जूल पर मोल के बराबर आएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कितना आएगा, 96 किलो जूल पर मोल के बराबर आएगा। अच्छा, अब ये बता दो मेरे को, ये जो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी निकाली है, इसमें एंथैल्पी नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, बताओ। देखो ना यार, अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सिस्टम को रिक्वायर्ड है एनर्जी की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकने के लिए। इलेक्ट्रॉन किस में बाहर निकला है, इस वाली में, तो कैसा आया, पॉजिटिव, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है, उसका डेल्टा एच कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉज करो और नोट करो। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ ली। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देके खुश हो जाए या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुश हो जाए, है ना। पोटेशियम हमारा के पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन देके सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, वो 2+ में सेटिस्फाई होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि यार आयनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की निकाल ली, दूसरे के लिए भी वही रहेगी, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। इस चीज़ के लिए हम पढ़ेंगे क्या, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये होता क्या है, होता क्या है, देखो हर बार जब हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेंगे, मानो ये मेरा मेटल M है जिसका न्यूक्लियर चार्ज होगा कुछ N, ठीक है, मान लेता हूँ, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये रहे, ठीक, ये रहे आउटर मोस्ट शेल के, या फिर बोल दो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। जब ये अपने एटॉमिक फॉर्म में था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये जब ये अपने एटॉमिक फॉर्म में था तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज आ रहा था वो तकरीबन बराबर ही होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के, है ना। न्यूक्लियर चार्ज चाहता है उसको छोटा करना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन चाहता है उसको बड़ा करना, ठीक है। जब न्यूक्लियर चार्ज जब मेटल हमारा नॉर्मल स्टेट पे था, अपना एटॉमिक स्टेट पे था, तो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के बराबर था। मैंने उसको हीट प्रोवाइड करवाई
और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। जितनी हीट प्रोवाइड करवाई मैंने उसको नाम दे दिया एंथैल्पी 1 या डेल्टा H1। जो है ना एंथैल्पी आई, जो एनर्जी आई, उसको मैंने नाम दे दिया आयनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो स्लाइटली ग्रेटर होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। इसके वजह से क्या होगा, इसका जो साइज होगा वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। छोटा क्यों हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा हो गया है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स अब न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। मैं इसी M+ आयन को उठाता हूँ, मेटल प्लस आयन को उठाता हूँ, इसको और एनर्जी देता हूँ। पहले मैंने इसको डेल्टा H1 जितनी एनर्जी दी, लेकिन मैंने देखा कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, मैंने एनर्जी और प्रोवाइड करवाई डेल्टा H2 तक, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 तक, ठीक है। उस वजह से एक इलेक्ट्रॉन फिर से फुदक के बाहर आ गया और मेटल प्लस हमारा बन गया मेटल 2+, ठीक है। हुआ क्या, नॉर्मल था तो हमने उसको डेल्टा H दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, उसकी कोई कामना नहीं थी। लेकिन जब वो प्लस स्टेट में आ चुका है, उस वजह से उसका साइज छोटा हो गया, न्यूक्लियस अब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली बाउंड कर पाएगा। अब पहले मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी इस बाउंडेशन को तोड़ने के लिए, ठीक है। इस बाउंडेशन को तोड़ा, इस फोर्स को तोड़ा, उसके बाद एनर्जी देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसलिए मैं देख सकता हूँ मेरी जो डेल्टा H2 आएगी वो मेरी डेल्टा H1 से ज़्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि अब मेरे को पहले की तरह सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं देनी है बाहर आने के लिए, अब मेरे को पहले एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड, जो न्यूक्लियर चार्ज जो आ रहा है, जो फोर्स आ रही है अट्रैक्शन की, उसको तोड़ना है, फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक। मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल लिया, इस वजह से साइज और छोटा हो गया, ठीक है। इस वाली लाइन को मिटा देते हैं, साइज और छोटा हो गया। इस वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में बढ़ नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो रही है, इस वजह से अब न्यूक्लियर चार्ज स्लाइटली ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कंपेयर में। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज और बड़ा हो गया, साइज छोटा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो क्या होगा, अब मान लो मैं वही जो मेटल 2+ बना था उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, तो मैं उसको पहले डेल्टा H1 तक एनर्जी दूंगा, नहीं निकलेगा, डेल्टा H2 तक दूंगा, नहीं निकलेगा। मेरे को डेल्टा H2 से भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि अब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को और टाइटली बाउंड कर रहा है, वो उसको और पकड़ के रख रहा है, ठीक है। चीज़ समझ में आ रही है तुम लोगों के, पहली बार हमने थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरी बार और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज हर बार बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अब भी समझ में नहीं आया तो ऐसे सोच लो, तुम किसी छोटे से बैंक में चोरी करने गए हो, ऐसे सच में बंदूक उठा के चोरी करने मत चले जाना, पर मान लो किसी बैंक में, छोटे से बैंक में चोरी करने गए हो। पहली बार जब तुम जाओगे, गार्ड के पास सिर्फ डंडा है, तुम आराम से उसको मार पीट के चोरी करके आ जाओगे। अब उनको पता है कि हमारे बैंक में चोरी हो चुकी है, गार्ड से कुछ नहीं होने का, वो उधर लगा देंगे क्या, एक गनमैन लगा देंगे, एक पिस्टल वाला, या फिर मान लो एक सिंगल बैरर की गन वाला बंदा लगा देंगे। अब तुम अगर जाओगे चोरी करने के लिए तो पहले तुम लोगों को उस गनमैन को रोकना पड़ेगा, उसकी गन छीननी पड़ेगी, फिर चोरी कर पाओगे, एफर्ट्स बढ़ गए। तीसरी बार मान लो तुम चोरी करने फिर गए, अब की बार उन्होंने पूरी ऐसे A3 लेवल की, Z लेवल की सिक्योरिटी लगा दिया, 5-7 गार्ड खड़े हैं, गन वाले, डंडे वाले, शॉकवेव वाले, सब खड़े हैं आराम से, अपनी पुलिस वुलिस लगी पड़ी है। अब तुम तीसरी बार अगर चोरी करने जाते हो तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। इसी तरीके से मेटल से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हलवा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, चौथा निकालने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे एफर्ट्स हमको ज़्यादा देने पड़ेंगे, एनर्जी हमको ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस चीज़ से हमको क्या क्या निष्कर्ष मिला, क्या चीज़ मिली कि आफ्टर एवरी सक्सेसफुल आयनाइजेशन, हर बार जब हम सक्सेसफुली एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, पहले से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है अगले इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। आफ्टर एवरी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, मोर एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी 1 जो होगी वो सबसे छोटी होगी, फिर उससे बड़ी कौन सी होगी 2, फिर सबसे बड़ी 3, 4 होती तो 4 सबसे बड़ी, इस हिसाब से वो बढ़ता रहता। अच्छा, इतना समझ में आया आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे
पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इस वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा हीट दोगे उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके फैक्टर्स किस पे हमारा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगा। फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। पहला फैक्टर तो हो जाता है एटॉमिक साइज, एटम का साइज, चार्ज का नहीं, उसके एटम का। एटम का साइज जितना छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन खींचना उतना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास उतनी ज़्यादा फोर्स, उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इधर से हमको क्या पता लगा, साइज अगर छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, साइज अगर बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अगर साइज इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, उसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर छोटा सा साइज है, इतना सा, उसमें एनर्जी बहुत सारी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। तो इस चीज से हमको क्या मिला, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज, जो भी एटम का साइज बनता जाएगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, न्यूक्लियर चार्ज। क्या? न्यूक्लियर चार्ज। अब देख ही सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से तो हमारा साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा, साइज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा, कैसे होगा? देखो, दो एटम्स दे रखे हैं अलग अलग, मेरे को नहीं पता किसका क्या है आयनाइजेशन नंबर, तो हम देखेंगे उनका क्या एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। अभी पीछे ही बता के आया था, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मतलब एटॉमिक नंबर बड़ा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बड़ा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है। यही तो होता है, हमारे प्रोटॉन्स जो होते हैं वही तो हमारे न्यूक्लियस में चार्ज लाते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन तो वैसे भी नल्ला होता है, प्रोटॉन बचा, प्रोटॉन पॉजिटिव, वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो वो जितना ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतनी ज्यादा हमको फोर्स देनी पड़ेगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी। तो क्या मिला हमको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, या यूं बोल दूं एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, या यूं बोल दूं न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। दो एलिमेंट्स दे दिए, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो हम उसमें क्या देखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, जितना ज़्यादा एलिमेंट हमारा स्टेबल होगा, अब मान लो कि कोई अमीर आदमी है, मैं उसको बोलूँ 50 रुपये लेगा, मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, जितना ज़्यादा एलिमेंट हमारा, जितना ज़्यादा एटम हमारा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उससे इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल हो जाएगा। नहीं आया समझ में? देखो, मानो एक अमीर आदमी है जिसको तुम बोलते हो भाई 100 रुपये लेगा, 100 रुपये लेगा, उसको पागल कर देगा, 100 रुपये लेगा, 100 रुपये लेगा, और वो लेना नहीं चाहता। वो तो अमीर है बहुत, उसके पास तो करोड़ों पैसे है, वो क्या करेगा 100 रुपये का तुम्हारे? क्यों लेगा तुमसे लोन 100 रुपये का? लेगा? नहीं लेगा ना। इसलिए जितना ज़्यादा एलिमेंट स्टेबल होगा, एलिमेंट्स क्या चाहते हैं, एटम्स क्या चाहते हैं, स्टेबल होना। स्टेबल रहेंगे, खुश रहेंगे, कोने में पड़े रहेंगे। तो जितना ज़्यादा एलिमेंट स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन ना भेजूँ मैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मैंने भेज दिया तब वो स्टेबल थोड़ी रहेगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की कमी है या एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो हर एलिमेंट चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ, हर एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ। जो एलिमेंट्स, जो एटम्स पहले से स्टेबल होंगे वो चाहेंगे कि मैं स्टेबल ही रहूँ, और वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी उनकी ज़्यादा आएगी। जो एलिमेंट्स चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद भाई मैं स्टेबल हो जाऊँगा, जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन में 1s आ रहा होता है। ठीक है, मतलब S1 आ रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन उनमें एक्स्ट्रा होता है स्टेबिलिटी से, फुली फिल्ड से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी उनकी कम आएगी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो तुरंत फेंकना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया, स्टेबल हो गए, एक साइड में पड़े रहेंगे। लेकिन एक बार अगर एलिमेंट एटम स्टेबल हो गया तब उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी हमारी डेल्टा H2 से भी। ये मत सोचना कि पहले वाला निकाल दिया तो स्टेबल हो गया, अब उसके बाद डेल्टा H2 जो होगा वो भी उसके करीब ही आएगा। नहीं, डेल्टा H2 तो अलग कहानी है, वो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए है। पर अगर कोई स्टेबल है तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा चलो इसको नोट करो जल्दी से। जानते तो होगी स्टेबिलिटी कहाँ कहाँ पे मिलती है एटम्स को, हाफ फिल्ड पे और फुल फिल्ड पे। या तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो, हाफ फिल्ड हो या
फुल्ली फिल्ड हो। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा एलिमेंट हमारा स्टेबल होगा, जितनी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन हमारी स्टेबल होगी, उतना टफ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना, उसको बाहर निकालना। ठीक है, चलो नोट करो इसको। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और होता है, एक पॉइंट और होता है जो हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंडिंग होता है। क्या होता है वो? पेनिट्रेशन लेवल। पेनिट्रेशन लेवल, ये क्या होगा? पेनिट्रेशन लेवल क्या फैक्टर होगा? देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं डिफरेंट शेप की, एस पी डी एफ में। जितना ज़्यादा हमारा ऑर्बिटल अच्छा शेप का होगा, उतना ज़्यादा उसमें एनर्जी इजीली फिल होगी। कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल है वो जितना अच्छा शेप का होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, या यूँ बोल लो कि जितनी उसकी शेप अच्छी होगी, जिस शेप का वो होगा, उतनी हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा। इस हिसाब से हमारे जो चार लेवल्स होते हैं, जो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से? एस पी डी एफ। उसमें से सबसे अच्छी शेप किसकी निकल के आती है? एस की। तो एस के अंदर पेनिट्रेशन लेवल सबसे हाई होता है, उसके बाद पी, देन डी, देन एफ। एफ के अंदर पेनिट्रेशन लेवल सबसे कम होता है। पेनिट्रेशन लेवल क्या है? अब देखो, अगर मैं हीट देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन को निकालना किस में से ज़्यादा इजी होगा? वो जो हीट वेव्स आई वो पेनिट्रेट ज़्यादा इजीली किस पे कर पाएगी? सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होगी एस पे, फिर पी पे, फिर डी पे, फिर एफ। एफ वाला थोड़े से पेनिट्रेशन में खुश हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा, ज़्यादा मार नहीं सह पाएगा। एस वाला टफ गाय है, उसको बहुत मारोगे तब जाके एक इलेक्ट्रॉन दे के निकाल के देगा। तो पेनिट्रेशन लेवल पे भी बात बन जाती है। पहला इलेक्ट्रॉन हम चाहेंगे किससे निकले? एस से। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, एस खाली हो चुका है तब हम पी पे जाएंगे, पी भी खाली हो चुका है तब हम डी पे जाएंगे, देन एफ पे जाएंगे। ठीक है, बात आ गई समझ? अब जल्दी से देख लेते हैं वेरिएशन इन आयनिक आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या वेरिएशंस आएंगी, क्या एक्सेप्शंस आएंगे, जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, देखो हम जब भी एक्सेप्शंस या वेरिएशंस देखते हैं तो हम अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप देखते हैं। अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है? अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं लेफ्ट से राइट, साइज धीरे धीरे करके छोटा होता है। अभी अभी तुम लोगों ने पढ़ा था, साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ये यू बोल दो, आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा, साइज छोटा होता जाएगा, साइज छोटा होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। तो यही हमारा इधर लिखा हुआ है, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज कम हो जाता है। साइज कम तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप में क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? एडिशन ऑफ न्यू शेल की वजह से। हम नए शेल में जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप यही होता था, बचपन से पढ़ते आए हो, हम नीचे जाते जाते थे एक नया शेल आता जाता था, KLMN। ऐसे जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एक नया शेल ऐड हो जाएगा, नया शेल ऐड हुआ तो साइज बढ़ गया, साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो अब क्योंकि तुम देख चुके हो वेरिएशन क्या होती है, कहाँ पे हमारी गलतियाँ हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी की, तो बता सकते हो विच एलिमेंट हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? देखो एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल का मॉडल बना लेते हैं। इधर हमारा हाइड्रोजन। अब मैंने बोला लेफ्ट से राइट जाऊंगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाऊंगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, ऊपर जाएंगे तो बढ़ जाएगी। तो जो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जो सबसे राइट कॉर्नर में होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। कौन सा एलिमेंट आता है सबसे ऊपर और सबसे राइट में? कौन सा आता है इधर? हीलियम। तो हीलियम होता है हमारा आंसर इधर, और हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। रीजन तुम देख ही चुके, लेफ्ट में भी है सबसे ज़्यादा, और क्या राइट में भी है कॉर्नर में, और ऊपर भी है। इसके अलावा हीलियम नोबल गैस है, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है इसकी, तो इसमें बहुत ज़्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी। देखो अब इधर हमारे पास पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन ग्राफ दे रखा है। पीरियड सेकंड में एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब एक्सपेक्टेशंस क्या थी? अभी अभी हमने पढ़ा
कि लेफ्ट से राइट जाएंगे अलोंग द पीरियड में, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम आयनाइजेशन लिथियम की, देन बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये होनी चाहिए थी हमारी एक्सपेक्टेशन। लेफ्ट में जाते जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ा नियॉन हो जाएगा, नोबल गैस भी है। पर इधर एक ट्विस्ट आता है, जो हमारी रियलिटी निकल के आती है जब हम इसके एक्सपेरिमेंटली इसके रिजल्ट्स देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के, तो हमको पता लगा कि ऑर्डर में थोड़ी अदला बदली है। क्या? रियलिटी में लिथियम बेरियम की जगह बोरॉन आ जाता है, और बेरियम फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन। इधर ऑक्सीजन एक जंप कर चुका है और बोरॉन एक जंप कर चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखो, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साइज तो कम हो ही रहा है, कोई बात नहीं। साइज कम होगा तो सर हमारा आयनाइजेशन एनर्जी तो यही आना चाहिए था, हमारी साइज भी कम हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रही है, यही आना चाहिए था ऑर्डर। पर तीसरा पॉइंट जो था, तीसरा पॉइंट याद करो, कहाँ कहाँ पे फैक्टर्स अफेक्ट करते थे आयनाइजेशन एनर्जी को? साइज, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसकी क्या आएगी? S1, इसकी S2, इसकी आएगी P1, P2, P3, P4, P5 और P6। देखो, जहां जहां पे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा या फुल फिल्ड होगा, वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हो, फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड। तो बेरियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी निकल के आई फुल फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से, वो बोरॉन से ज़्यादा हो जाती है। बोरॉन का P1 है, वो तो इजीली देना चाहेगा स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन ये तो स्टेबल है ही ऑलरेडी, ये क्यों देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को? इधर ऑक्सीजन P4 है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, P3 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जबकि नाइट्रोजन P3 है, ऑलरेडी स्टेबल है, ये क्यों देना चाहेगा? ठीक है, तो ये चीज समझ में आई? टू ये चीज समझ में आई? क्या वेरिएशन आती है, क्यों हमारी रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि इधर हाफ फील्ड और फुल फील्ड आ जाते हैं। सेम चीज होगी हमारी पीरियड थर्ड के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी। इधर भी हमारी क्या क्या एलिमेंट्स है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स। एक्सपेक्टेशंस क्या थी? लेफ्ट से राइट जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, आर्गन की हाईएस्ट आएगी। रियलिटी क्या हुई? रियलिटी फिर से वही आ जाएगी, Mg जो होता है वो S2 होगा, फुलफिल, ये Al से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी शो करेगा, तो Al के आगे कूद के आ जाएगा। अब आयनाइजेशन एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए इनकी जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होती है, ये इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि कूद के 3-4 स्टेप आगे आ जाए, ये थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, कि वो अगले वाले को बीट कर पाए, अगले वाले न्यूक्लियर चार्ज को, उसके साइज को कंपेयर कर पाए, इतनी ज़्यादा होती है तो वो एक ही स्टेप आगे बढ़ पाता है। ठीक, और इधर से हमारा सल्फर फॉस्फोरस जो है वो कूद के आगे आ जाएगा, इसकी P3 होती है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, ये सल्फर के आगे आ जाएगा, सल्फर इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, हो गया, ये आ गया समझ में? इतना आया समझ में? अगले टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, हमने देख लिया पीरियोडिकली पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है। 2 पीरियड्स की बात कर ली, सेकेंड और थर्ड की। ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ में, सिक्स्थ में भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे फुल फील्ड आ जाएंगे, जहाँ पे हाफ फील्ड आ जाएंगे, वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं डाउन द ग्रुप की। ग्रुप में क्या एक्सेप्शंस आती हैं, कहाँ पे रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस हमारी एक्सेप्शन में चेंज होती है। ठीक, तो पहले बात कर लेते हैं ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 में एलिमेंट्स होते हैं बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एक्सपेक्टेशंस क्या थी हमारी? डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है। तो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो इजीली निकलेगा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ये ऑर्डर आना चाहिए था। रियलिटी क्या आई? ये ऑर्डर। ऐसा क्यों हुआ? थैलियम क्यों उठ के सबसे लास्ट से सेकंड नंबर पे आ गया, और गैलियम, इंडियम पीछे चला गया, गैलियम आगे आ गया, एल्यूमिनियम, ये क्या लुच्चा है? चलो देखते हैं। जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा निकल के आया। ठीक है, याद करने के लिए, ऑर्डर याद करने के लिए तुम ये चीज कर सकते हो, इनको नंबर दे दो 1 2 3 4 5, और नंबर वाइज याद करोगे तो आएगा 1 5 1 5 3 3 2 4। 15,324 इस नंबर से याद कर सकते हो, या डब्ल्यू की शेप से याद कर सकते हो। बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ऊपर
फिर उसके बाद गैलियम, थैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम और लास्ट में इंडियम। ये हुआ क्यों? देखो थैलियम जो होता है वो हमारा आ जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड में। सिक्स्थ पीरियड में एक और चीज होती है, क्या होता है? लैक्टोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैक्टोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा, इस वजह से जो थैलियम का साइज होगा ना वो छोटा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। इसके ग्रुप में इसका साइज सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है, थैलियम का सबसे छोटा भी नहीं, बेरियम से तो बड़ा ही होता है, काफ़ी छोटा हो जाता है। इस छोटे साइज की वजह से, अब साइज छोटा हो गया है, साइज छोटा हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो थैलियम का इलेक्ट्रोनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है, इस वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा, गैलियम क्यों आगे आ गया? गैलियम इसलिए आगे आ जाता है क्योंकि गैलियम से पहले, गैलियम कौन से ग्रुप में आ रहा है, कौन से पीरियड में आ रहा है? फोर्थ में। फोर्थ पीरियड से हमारा डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। गैलियम से जस्ट पहले डी ऑर्बिटल का जिंक एलिमेंट होता है। डी ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेशन लेवल होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। इस वजह से जब गैलियम के पी ऑर्बिटल पे मैंने हीट छोड़ी, पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल को पकड़ने की, उसके इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन करने की, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, पर डी ऑर्बिटल हमारा वीक है, उस पेनिट्रेशन जल्दी हो जाता है, तो वो पी ऑर्बिटल को जाने देगा। इस वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। अब जो है डी ऑर्बिटल इजीली जिंक, गैलियम से पहले हमारा क्या आता है? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का कौन सा एलिमेंट? जिंक। अब याद करो पेनिट्रेशन इफेक्ट या पेनिट्रेशन लेवल मैंने लिखवाया था। डी ऑर्बिटल में पेनिट्रेशन लेवल वीक होता है। पी ऑर्बिटल में जब हमने हीट फेंकी तो उधर डी ऑर्बिटल पे पहले, पी ऑर्बिटल में फेंकी, ठीक है, एनर्जी जो वेव फेंकी हमने, वेव्स वगैरह फेंकी एनर्जी की, वो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहिए। डी ऑर्बिटल पेनिट्रेट होगा ही नहीं इतनी जल्दी से, तो वो क्या करेगा? पी ऑर्बिटल को अपने साथ पकड़ के रखेगा। उस पर पेनिट्रेशन ज़्यादा होती तो वो छोड़ देता। अब वो पेनिट्रेशन कम हो रही है डी ऑर्बिटल पे, तो वो छोड़ेगा ही नहीं पी ऑर्बिटल को, और वो क्या होगा? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। गैलियम का क्या होता है रीजन? ड्यू टू वीक डी ऑर्बिटल पेनिट्रेशन लेवल। पेनिट्रेशन लेवल डी ऑर्बिटल का काफ़ी वीक हो जाता है, डी ऑर्बिटल पे पेनिट्रेशन होगा ही नहीं, कम होगा, इसलिए वो पी ऑर्बिटल को, इलेक्ट्रॉन को उसके इफेक्ट करता रहेगा, उसको अपनी तरफ खींचता रहेगा। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा, सेम चीज़ हमारे ग्रुप 14 में होती है, ठीक है। इधर क्या होगा? इधर क्योंकि देखो इधर डी इफेक्ट तो खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि गैलियम से जस्ट पहले जिंक आता है, गैलियम से जस्ट पहले जिंक आता है, इसलिए डी ऑर्बिटल का और हम फंडा लगा सकते थे। पर इधर आ जाता है हमारा जर्मेनियम, ठीक है, हाँ जर्मेनियम, जर्मेनियम से पहले तो गैलियम आता है। अब गैलियम तो डी ऑर्बिटल है नहीं, तो इधर हमारा यहाँ तक तो ऑर्डर हमारा ठीक आएगा जर्मेनियम तक। उसके बाद जो लेड है वो आगे आ जाता है। लेड का रीजन सेम, इलेक्ट्रोनाइट कंट्रैक्शन। अब ये इतना आगे उचक के क्यों नहीं आया? क्योंकि इस वक्त जो इलेक्ट्रोनाइट कंट्रैक्शन है वो थैलियम के वजह से, थैलियम की जितनी बड़ी नहीं आती है, उसका साइज इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है जितना इन सब का होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डाउन द ग्रुप की, बात कर लेते हैं मेटल ऑक्साइड, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है आयनाइजेशन एनर्जी पे। मेटल को देखूं और एक नॉन मेटल को देखूं, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? देखो मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट की साइड होते हैं, सबसे ऊपर से सबसे ज़्यादा मेटलिक, नीचे जितना जाते जाओगे मेटलिसिटी हमारी कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है। मेटलिक कैरेक्टर जितना हम नीचे जाते जाते हैं उतनी मेटलिक कैरेक्टर हमारी बढ़ती रहती है, ठीक है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ती रहती है। जब हम नीचे जाना शुरू करें आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई, नॉन मेटलिक बना वो। जब हम लेफ्ट में जाना शुरू करें, नॉन मेटल की तरफ बढ़े, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। अभी अभी पढ़ा था अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। इस चीज़ से हमने कंक्लूड करा, एक चीज़ और कंक्लूड करी, क्या? आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है, ठीक। 3-4 एलिमेंट दे दिए जिसमें सबसे कम एनर्जी होगी, जिसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी आयनाइजेशन एनर्जी, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ईजी होगा, है ना, थोड़ी सी एनर्जी तो निकल जाएगा। इसका मतलब वो क्या है? एक मेटल है। मेटल क्यों है? मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहते हैं, तभी उनके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, डोनेट करने से क्या होगा? वो स्टेबल हो जाएंगे, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ भागते हैं।
इसलिए मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, ठीक है। इजीली डोनेट कर देगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम आ जाएगी। जबकि नॉन मेटल्स की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब है, इनके पास वैसी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। वो चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन उनको कोई दे दे, मैं उनसे उल्टा इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी के रूप में, उनको एनर्जी देके उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, तो सेटिस्फाइड थोड़ी होंगे, हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सेम चीज़ इधर होती है। नॉन मेटेलिक जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही नल्ले हैं, उनमें से क्या इलेक्ट्रॉन निकालोगे। इलेक्ट्रॉन को निकालना हार्ड हो गया, यानी आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ गई। मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर देख लिया। अब इस चीज़ से हमको पता लगा मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। क्यों? देखो, मेटल जो होता है वो इजीली डोनेट कर देगा, ठीक है। ऑक्साइड जो है वो इजीली मिल रहा है तो उसके साथ ऑक्सीजन जल्दी से मेटल के साथ जुड़ जाएगा और अपने साथ बॉन्ड बना लेगा। अब मेटल ऑक्साइड जो बना, इसमें मेटल की जो टेंडेंसी है, मेटल जितनी पॉजिटिविटी दिखा रहा है उसके कंपेयर में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की पावर ज़्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन ज़्यादा पावर मांगता है मेटल के कंपेयर में। मेटल तो इजीली डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन को, जबकि ऑक्सीजन जो है वो डोनेट ही नहीं करेगा। अच्छा, उल्टा ये चाहते हैं कि इनको कहीं से एक आधे इलेक्ट्रॉन और मिल जाए। क्यों? क्योंकि मेटल हमारे भैया जो है, जो मेटल जो है वो तो इजीली खुश हो गए, लेकिन ऑक्साइड जो है वो तड़प रहा है अभी भी, इसलिए ये बेसिक होते हैं। जहाँ पे हमारे नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल वैसे ही नहीं दे रहा है, ऑक्साइड और कड़वा हो गया तो एसिडिटी इधर जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है। एसिडिटी क्या होती है कि दूसरे में से क्या निकालना, H+ आयन निकालना। अच्छा, तो अब इधर एक क्वेश्चन दे रखा है, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इसका ऑर्डर बता सकते हो? ऑर्डर बता सकते हो? देखो सॉल्यूशन कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ सॉल्यूशन। देखो, क्योंकि इन सब ने ऑक्साइड बनाया है तो लिथियम 2+ बन रहा होगा, ठीक है, 2 लिथियम प्लस बन रहा होगा। पोटेशियम का भी सेम होगा, 2 पोटेशियम प्लस बन रहा होगा, और सोडियम का भी ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है। लिथियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस, तीनों पे प्लस प्लस का सिंगल चार्ज है। चार्ज सेम हो तो हमको क्या देखना होता है, नंबर, या फिर सीधा सीधा देख लो सेम ग्रुप के हैं। सेम ग्रुप में हम जब नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, कम हो जाती है? क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा, जिसका साइज सबसे छोटा वो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी को कम रखेगा, ठीक। तो सबसे छोटा साइज किसका हो गया, लिथियम का, लिथियम पॉजिटिव। तो मैं लिख दूँ इसको L2O, लिथियम ऑक्साइड की सबसे ज़्यादा हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। देन Na2O, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड सेकंड नंबर पे आ जाता है साइज के कंपेयर में, जबकि अगला आ जाएगा हमारा पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड का, पोटेशियम का साइज इन सबसे बड़ा है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, ठीक है। और ये किस टाइप के होंगे, ये बेसिक टाइप के होंगे, ये बेसिक होंगे सबके सब, क्योंकि देख सकते हो सब मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, नोट कर लिया हो तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या यूं बोलूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये लेक्चर शायद थोड़ा लंबा हो गया है, इसको और नहीं खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ये लेक्चर अच्छे से सुन के जाना और लाइक सब्सक्राइब करना।